नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। 11वीं कक्षा की बात चल रही थी और 11वीं कक्षा का एक सब्जेक्ट BA, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। BA में चैप्टर नंबर 1 धंधा के स्वरूप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने सीखा था आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्तियों के बारे में। तो सबसे पहले आर्थिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो धंधा बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, किस उद्देश्य से हो दोस्तों, लाभ कमाने के उद्देश्य से हो, तो वह प्रवृत्ति कौन सी हो गई, आर्थिक प्रवृत्ति। अर्थात कि जिस प्रवृत्ति में लाभ जुड़ा हो उस प्रवृत्ति को कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति। और अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जहाँ पे लाभ ना जुड़ा हो, ना पैसा कमाना हो, ना इसकी कोई इच्छा हो, मात्र और मात्र जब हम सेवा करते हैं तो उस प्रवृत्ति को कहते हैं अनार्थिक प्रवृत्ति, यानी कि यह प्रवृत्ति आर्थिक नहीं है। आर्थिक मतलब जहाँ पे कोई हित जुड़ा हो, कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हो या पैसों की मांग जुड़ी हो, उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। और जहाँ किसी भी प्रकार का लोभ या लाभ कमाने की इच्छा ना हो और मात्र सेवा के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नया सीखेंगे और सबसे पहले हम आर्थिक प्रवृत्ति के कुछ प्रकारों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकारों की, यानी ऐसी प्रवृत्ति जहाँ से हमें पैसा मिलता हो। क्या मिलता हो दोस्तों, पैसा। ऐसा काम जिससे करने से हमें पैसा मिलता हो। तो ऐसी प्रवृत्ति करने के कुल कितने प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुल उसके 3 प्रकार है। 3 ऐसे प्रकार है जो करने से आपको पैसा मिलता है और वह एक आर्थिक प्रवृत्ति है। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है धंधा, यानी कि बिजनेस यह आर्थिक प्रवृत्ति का सबसे पहला प्रकार है। और सबसे अधिक मुनाफा यदि आपको कहीं पे कमाना हो तो आपको बिजनेस करना होता है। बिजनेस यह स्वयं के पैसे लगा के जब आप किसी वस्तु या सेवा को बेच के उसमें से मुनाफा कमाते हो तो उसे बिजनेस या धंधा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, बिजनेस या धंधा किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु या सेवा को बेचकर जब आप पैसे कमाते हो, कुछ पैसे लगाकर जब आप मुनाफा कमाते हो तो उस प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं, उस प्रक्रिया को धंधा कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि कुछ मनुष्य आपस में कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ों को बेच करके अपना समय कहीं पे दे के मैनेजमेंट करके अपने कंपनी और बिजनेस को आगे बढ़ा के पैसा कमा रहे। यह एक ऐसी आर्थिक प्रवृत्ति है जिसमें अपने खुद के पैसे लगे हुए होते हैं। ऐसी प्रक्रिया को बिजनेस या धंधा कहते हैं। बिजनेस या धंधा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई फल बेचने वाला सुबह फल लाता है 100 रुपये का और 150 रुपये में उसे बेच देता है, यह भी एक धंधा ही हुआ। 50 रुपये उसने यहाँ से कमाए, यह उसका प्रॉफिट हुआ, यह एक धंधा हुआ। किसी चीज़ को खरीदना या किसी चीज़ को बनाना, फिर उसे बनाने के बाद अन्य व्यक्ति को वह चीज़ बेच देना और उस चीज़ में से मुनाफा प्राप्त करना, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धंधा कहते हैं। यह सबसे पहली प्रकार था आर्थिक प्रवृत्ति का। पहला प्रकार दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो प्रकार है वो है धंधा। चलिए अब इसके दूसरे प्रकार की बात हम करते हैं। तो आर्थिक प्रवृत्ति का जो दूसरा प्रकार है वो है व्यवसाय। अब व्यवसाय क्या होता है, मान लीजिए आपने पढ़ाई लिखाई की और आप बन गए डॉक्टर। हालांकि ये हो तो नहीं सकता क्योंकि आपने कॉमर्स चुना है और कॉमर्स लाइन में आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते। या बन गए पुलिसमैन, या फिर आप बन गए वेटर, या किसी भी अन्य प्रकार का आप व्यवसाय करने लगे। व्यवसाय का सीधा साधा मतलब ये होता है कि आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो टैलेंट है, उसको अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाकर आप
पैसे कमाते हो। जैसे कि डॉक्टर के पास हुनर होता है कि वो आपके शारीरिक दिक्कतों को दूर कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है, वो उसका हुनर होता है। और इस हुनर को बेचकर दूसरों की मदद करके, दूसरों का इलाज करके वो पैसे कमाता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि पुलिस वाले में शारीरिक बल, मानसिक बल काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। उन बल का उपयोग करके वो केस सॉल्व करता है, आम जनता की मदद करता है। इन सारी प्रक्रिया को करने का टैलेंट उसमें होता है। अपने टैलेंट को बेचकर वो पैसे कमाते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि एक वकील अपनी वकालत से अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है, वो केस जीतता है और अपनी सूझबूझ का उपयोग करके अदालत में कंधे से कंधा मिलाता है और अपना टैलेंट बेच के वो पैसे कमाता है। उस प्रक्रिया को व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय का सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो हुनर है, जो भी आपके पास हुनर है, उसका उपयोग करके आप पैसा कमाए, उसे व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय यह दूसरा प्रकार है आर्थिक प्रवृत्ति का। अब आर्थिक प्रवृत्ति का आखिरी और तीसरा जो अहम प्रकार है उसके बारे में चर्चा करें तो जो तीसरा अहम प्रकार है वो है रोजगार। तो दोस्तों, रोजगार का सिंपल सा मतलब होता है कहीं पे जॉब करना या किसी के लिए कार्य करना। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या फिर कुछ मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, जिनको काम करने पर कुछ मेहनताना या सैलरी दी जाती है। इन सैलरी को जो लेता है और वो किस कारण से मिलता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रोजगार किया है, यहाँ पे कार्य किया है। इस कहीं पे आप नौकरी करते हो तो उसे रोजगार कहते हैं। अपनी मेहनत करके आप पैसे कमा रहे हो वहाँ पे किसी के अंडर कार्य करके, तो उसे रोजगार कहते हैं। तो यह थे 3 प्रकार। सबसे पहले प्रकार था धंधा, जिसमें आप स्वयं के पैसे लगाते हो और फिर पैसे कमाते हो, उसे धंधा कहते हैं। और ये आर्थिक प्रवृत्ति का पहला प्रकार है। दूसरा जो प्रकार था वो व्यवसाय, इसमें आप अपने हुनर का उपयोग करते हो और पैसे कमाते हो। और तीसरा जो उपयोग है रोजगार, यहाँ पे आप किसी के अंडर कार्य कर रहे होते हो और वहाँ पे मजदूरी करके आप पैसे कमाते हो, उसे रोजगार कहते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिजनेस के बारे में। और बिजनेस ये होता क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम लेंगे। तो एक मिनट, थोड़ा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो चलिए, बिजनेस क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और किस प्रकार से ये परीक्षा में पूछा जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस, यह बिजनेस शब्द आया कहाँ से? धंधा या अंग्रेजी के बीजी से बना है। बीजी का मतलब तो आपको पता है, सदैव कार्यशील, यानी किसी के भी लिए आपके पास समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त हो। बीजी शब्द से बना है धंधा। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि धंधा यह कौन से अंग्रेजी शब्द से बना है, तो आपको जवाब देना है बीजी। चलिए पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। धंधा अंग्रेजी शब्द बीजी से बना है, जिसका अर्थ क्रियाशील रहना अथवा निरंतर कार्य करना होता है। आपको जाहिर सी बात है, बिजी का मतलब आपको पता ही है कि सदा व्यस्त रहना और निरंतर कार्यरत रहना। लाभ और संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धंधा किया जाता है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति धंधा क्यों करेगा? क्योंकि उसे लाभ चाहिए, उसे संपत्ति चाहिए, उसे पैसा चाहिए। पैसा, लाभ, संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही धंधा करेगा। कोई सेवा के उद्देश्य से कोई धंधा नहीं करेगा। धंधा का विचार लाभ के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। जाहिर सी बात है, जो बिजनेसमैन लाभ ही ना कमाए वो कैसा बिजनेसमैन? धंधा करना है तो लाभ कमाना अति आवश्यक है। नुकसान करके धंधा मूर्ख करते हैं। आगे बढ़ते, धंधे में किस समय हानि हो जाए, धंधे में किसी समय हानि हो जाए तो भी यह आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है। किस प्रकार से यह आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाएगी? यदि धंधे में हानि हो जाए तो धंधा यह पैसों से जुड़ा हुआ है। अब पैसा आए या जाए, दोनों ही प्रकार से एक आर्थिक प्रवृत्ति होती है। यदि धंधे में लाभ होता है तो आपके पास पैसा आ रहा है, और जब आपके पास पैसा आ रहा है तो वो भी एक प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति है।
परंतु जब आपको हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आपके पास से पैसा चला जाएगा। पैसा चला जाए फिर भी एक आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि इसमें पैसा जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। धंधे की संक्षिप्त तथा सुनिश्चित परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है। धंधा अर्थात लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली वैध आर्थिक प्रवृत्ति। ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा एक शब्द ने पूरे के पूरे वाक्य को बदल के रख दिया है। लाभ के उद्देश्य से, जाहिर सी बात है, धंधा क्यों करते हैं हम? लाभ कमाने के लिए। लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली वैध मतलब होता है कानूनी। वैध मतलब होता है कानूनी आर्थिक प्रवृत्ति धंधा कहते हो। कल उठ के आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाली प्रवृत्ति अर्थात धंधा, तो कल दारू बेचना आप शुरू कर दोगे, चोरी करना शुरू कर दोगे, चोरी के मोबाइल बेचना शुरू कर दोगे, तो उसे धंधा नहीं कहेंगे मेरे दोस्त। धंधा एक वैध आर्थिक प्रवृत्ति होती है। बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी नंबर मिलता है। जीएसटी के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये सारी वैध कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आपको धंधा करने की छूट मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि आप फल बेच रहे हो फिर आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप धंधा छोटा पैमाने पे भी कर सकते हो, पर शर्त है कि वह एक वैध कानूनी प्रवृत्ति होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं। कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना है। धंधे के कुछ लक्षण भी है, जैसे कोरोना के लक्षण होते, मलेरिया के लक्षण होते, वैसे यहाँ पे धंधे के भी कुछ लक्षण हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है लाभ का उद्देश्य। जाहिर सी बात है, धंधा है तो लाभ का उद्देश्य है। धंधा हम क्यों करते हैं? संपत्ति बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने और उनका आनंद उठाने के लिए। धंधे का मूलभूत उद्देश्य आर्थिक प्रवृत्ति द्वारा लाभ प्राप्त करना होता है। धंधे में यदि लाभ मिलना बंद हो जाए तो धंधा बंद होने की स्थिति हो जाती है। सही बात है, हम धंधा करेंगे क्यों? हमें लाभ चाहिए, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसा धंधा हम क्यों करें? ऐसे धंधे को बंद करना ही उचित है। धंधे का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लाभ अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। जब तक लाभ आएगा तब तक धंधा करेंगे, हम मूर्ख थोड़ी है जो नुकसान करके धंधा चलाएंगे। वस्तु लागत मूल्य से अधिक मूल्य में विक्रय की जाए अर्थात लाभ प्राप्त हुआ कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, वस्तु लागत मूल्य क्या है? जितने रुपए में वो वस्तु बनी है, ध्यान से सुनिए, जितना पैसा लगा के आपने वह वस्तु को बनाया है उसे कहते हैं लागत मूल्य। वस्तु लागत मूल्य से अधिक मूल्य, यानी जितने में आपने बनाया है उससे ज़्यादा कीमत पे आपको बेचना है, जिससे ज़्यादा कीमत पे आपको बेचना है। और जितना अधिक बिका, यानी मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु आपने कोई बनाई, उसको आपने 120 रुपये में बेच दी, तो जो 120 यानी 100 रुपये तो आपके लागत के हैं और 20 रुपये जो आपको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, जाहिर सी बात है जो अधिक मिले उसे आप क्या कहेंगे? लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा कहेंगे। फिर से एक बार ये उदाहरण सुनिए। 100 रुपये लागत कीमत की कोई वस्तु आपने बनवाई है और किसी ग्राहक को 120 रुपये में उसको बेच दिया है, तो जो 20 रुपये आपको अधिक प्राप्त हुए उसे लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाएगा। आगे पढ़ते। धंधा की कार्य क्षमता को भी लाभ के मापदंड से मापा जाता है। लाभ ये धंधे का थर्मामीटर है। अब धंधा सही चल रहा है या हम नुकसान कर रहे हैं, इसका पता कब किस प्रकार चलेगा कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम धंधा बिल्कुल सही कर रहे हैं और बहुत हानि होती जा रही है। प्रतिवर्ष प्रतिदिन आपको हानि होती जा रही है, तो आप धंधा सही से कर नहीं पा रहे हो, ये कह सकते हैं। क्योंकि जो धंधे का लाभ होता है वही उसका मापदंड होता है, यानी वही आपको बताता है कि आप धंधा सही से कर रहे हो या खराब कर रहे हो। धंधे का मापदंड लाभ है, लाभ को माना जाता है। या यदि आपको सवाल पूछा जाए कि धंधे की कार्य क्षमता को भी लाभ के मापदंड से मापा जाता है, तो धंधे की कार्य क्षमता किसके मापदंड से मापा जाता है? तो आप कहेंगे लाभ के मापदंड से। अब लाभ यह
थर्मामीटर है किसका? धंधे का। तो आपको पूछा जाए कि धंधे का थर्मामीटर किसे कहा गया है, तो लाभ को धंधे का थर्मामीटर कहा गया है। 1 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम एग्जाम में ज़रूर 100% आपसे ये पूछा ही जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो अगला जो मुद्दा है, अगला जो लक्षण है इसका, वस्तु और सेवा का विनिमय। वस्तु और सेवा का विनिमय यानी एक स्थान से वस्तु किसी को बेचना या किसी को देना, उसे कहते हैं वस्तु और सेवा का विनिमय। वस्तु और सेवा का उत्पादन करने अथवा खरीद कर उसका विक्रय किया जाए, अर्थात वस्तु और सेवा का विनिमय। किसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हो या किसी के पास से आप उसे खरीद रहे हो और फिर उस वस्तु या सेवा को आप बेच देते हो, तो उसे कहा जाएगा वस्तु और सेवा का विनिमय। इतनी बात आपको समझ में आई। धंधे में वस्तु अथवा सेवा का विनिमय जुड़ा होता है। जाहिर सी बात है, धंधा कर रहे हैं तो कोई वस्तु हम खरीदेंगे, कोई सेवा हम बेचेंगे। जैसे कि वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां, यह हमको क्या बेचती है? सेवा बेचती है। एक जगह से दूसरी जगह हम बात कर सकते हैं, इंटरनेट का हम उपयोग कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सिम कार्ड के थ्रू। तो वह हमें क्या बेच रही है? सेवा बेच रही है। और मोबाइल कंपनी की बात करूँ तो ओप्पो जैसे मोबाइल कंपनी आपको जो मोबाइल्स वगैरह बेचती है, तो मोबाइल वो कहीं पे बनवाती है, कहीं से खरीदती है, फिर उसे हमें बेचती है। तो धंधे में वस्तु अथवा सेवा का विनिमय जुड़ा होता है। वस्तु में भौतिक स्वरूप की और सेवा में अदृश्य या अभौतिक सेवाओं का विनिमय होता है। वस्तुओं में क्या बेचते हैं हम? भौतिक स्वरूप, यानी जिन वस्तुओं को छुआ जा सके, जिन वस्तुओं को देखा जा सके, ऐसी वस्तुओं का हम विनिमय करते हैं। और सेवाओं में अदृश्य सेवा, अभौतिक सेवाएं। अब कोई रिक्शा चालक आपको रिक्शे में बिठा के घर तक छोड़ देता है, तो क्या आप उस सेवा को छू सकते हैं या उस सेवा का कोई आकार है कि हम उसे देख सकते हैं? तो जो सेवाएं होती है वह अदृश्य और अभौतिक, ना दिखने वाली, ना उसे स्पर्श कर सके, ना उसका कोई आकार हो, ऐसी होती है। उदाहरण यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिक साधनों का उत्पादन करने वाली कंपनी भौतिक वस्तुओं का विनिमय करती है। जाहिर सी बात है, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु का उत्पादन करती है तो हमें वो इलेक्ट्रिक वस्तु तो दिखेगी। जैसे कोई बल्ब का उत्पादन करती है तो वो बल्ब हमें दिख रहा है, बल्ब को हम छू सकते, उसकी रोशनी को महसूस कर सकते, उसका कोई निश्चित आकार है। जबकि विद्युत सेवा की प्रवृत्ति करने वाली कंपनी सेवा विनिमय करती है। चलिए, बल्ब तो आपने एक कंपनी में से खरीद लिया, अब उस बल्ब को जलाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? आपको बिजली की ज़रूरत है। और बिजली बेचने वाली कंपनी आपको बिजली थोड़ी दिखा के भेजेगी कि देखिए ये सरर बिजली है या चमक रही है तो ये बिजली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली आती है, बल्ब को जलाती है, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ अब बिजली पहुंच चुकी है, बल्ब जलना शुरू हो चुका है। तो यह उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, ना ही उसको हम छू सकते हैं। तो विद्युत सेवा की पूर्ति करने वाली कंपनी सेवा का विनिमय करती है। आगे इसका मुद्दा बढ़े तो जोखिम और अनिश्चितता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। यदि आपको सफल बिजनेसमैन बनना है, अच्छी तरह से धंधा करना है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है, तो जोखिम उठाने की क्षमता आप में होनी चाहिए और अनिश्चितताओं का सामना करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। धंधे में जोखिम और प्रतिफल की अनिश्चितता तत्व निहित है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जोखिम आ सकता है, कभी भी प्रतिफल आ सकता है, ये तत्व निहित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके धंधे में। किस प्रकार से ये होगा देखते हैं। आग दुर्घटना,
जाहिर सी बात है आग थोड़ी आपको बता के आएगी कि भैया भैया आपकी दुकान में मैं आने वाली हूँ, दुकान में फायर ब्रिगेड पहले से बुला के रखिए। आग तो आग है, उसकी जब इच्छा होगी तब आ जाएगी, जला के चली जाएगी, अपन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। कर्मचारियों की हड़ताल होता है ना कि कुछ कर्मचारियों को सही से पैसे नहीं मिलते, सही से पगार नहीं मिलती, या कुछ कर्मचारी जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। आपकी कंपनी में मान लीजिए 1000 कर्मचारी कार्य करते हैं और उन सबको आप सैलरी भी ठीक ठाक दे रहे हैं, परंतु किसी ना किसी कारणवश वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं और आपका काम जो है वो रुक जाता है। एक बार काम रुक जाए तो बिक्री रुक जाती है और बिक्री ना होने के कारण आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अनिश्चितताएं अचानक आ जाती है और ऐसे आपके लाभ को रोक सकती है। अब हुल्लड़, लूटपाट और चोरी की बात करें, कभी अचानक आपने देखा होगा कि आप रास्ते से गुजर रहे हो और आसपास अचानक से हल्ला बोल हो जाता है, कुछ समाज उठता है और चीज़ें तोड़ने लगता है, लूटपाट होती है, चोरी होती है, डकैती होती है। तो ये सब कुछ धंधे में होता है और यह जोखिम और अनिश्चितताएं सदैव उस पर बनी रहती है। एक और मुद्दा यहाँ पे आता है, जब आप चीज़ें तो बनाते हो पर ग्राहकों को वो पसंद नहीं आता। जब मान लीजिए कि आपने सेलफोन कंपनी का उत्पादन शुरू किया, आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हो और ग्राहकों को ड्यूल कैमरा, आप देखोगे कि पीछे 2 कैमरे आते फिर आगे एक कैमरा आता है, तो ट्रिपल कैमरा कह सकते हो। पर जब पीछे 2 कैमरे वाले फ़ोन का सीज़न चल रहा था तो ग्राहक काफ़ी भारी मात्रा में उसे खरीद रहे थे और आपने वह प्रोडक्शन करने की इच्छा जाहिर की और आपने शुरू किया ड्यूल कैमरा फ़ोन का उत्पादन करना। परंतु बाज़ार में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि कोई कंपनी ट्रिपल बैक कैमरा का उत्पादन करना शुरू कर देती है। उस मोड़ पे जो ग्राहक होते हैं उनकी पसंद बदल जाती है। पहले वो ड्यूल कैमरे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते थे, जबकि आप उनको 3 कैमरे मिल रहे हैं तो वो ट्रिपल कैमरे के लिए अधिक उनकी पसंद बदल जाएगी, तो वो अधिक से अधिक वो खरीदेंगे। परंतु धंधा तो हमने शुरू किया था ड्यूल कैमरा के लिए। तो ऐसी अनिश्चितताओं से हमारे धंधे पे असर पड़ती है और लाभ कम होता है। उसके बाद मांग में कमी, उत्पादन तो आपने काफ़ी सारा कर लिया, उत्पादन तो बहुत सारा कर लिया भैया, आपको 100 चीज़ें दिन में बिक रही थी और आप दिन में उत्पादन करते थे 150। इस प्रकार से आपका उत्पादन चल रहा था, काफ़ी अच्छा उत्पादन चल रहा था, बिक्री भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। पर अचानक से लोग खरीदना कम कर देते हैं, लोगों की मांग कम हो जाती है। जहाँ 100 बिक रहे थे वहाँ 50 बिकने लगे, जबकि प्रोडक्शन आप कितने का कर रहे हो, 150 का। 50 जो 100 बिक रहे थे अब 50 बिक रहे हैं, यानी 50 यूनिट का आपको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब जब मांग कम हो जाती है तब भी धंधे पे असर पड़ता है और धंधे का लाभ कम हो जाता है। उसके बाद है लोगों की जीवन शैली। कुछ लोगों की जीवन शैली, रुचि, आदत। कुछ लोगों को आदत होती है टूथपेस्ट की, यहाँ बात करें तो कुछ कोलगेट से ब्रश करते यानी teeth साफ करते, कुछ क्लोजअप से करते। अलग अलग लोगों की अलग अलग आदतें, अलग अलग रुचियाँ होती है, उस पर हमें खरा उतरना पड़ता है। कुछ ऐसा समय भी आता है कि जब लोगों की आदतें बदलने लगती है, कुछ लोगों की जीवन शैलियाँ बदलने लगती है। यानी जो लोग पहले 30 रुपये किलो का आटा खाते थे अब वो 40 रुपये, उनकी इनकम बढ़ी तो उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। तो जो हमने धंधा कर रहे थे 30 रुपये किलो आटे का, तो हमारे धंधे पे काफ़ी सारा इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब उसके बाद है प्रतिस्पर्धा। ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट में उतर गए और भैया हम ही काम कर रहे हैं, हम ही बिजनेस कर रहे हैं, हम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम ही बेच रहे हैं। हमारे जैसे कई सारे लोग रोज़ाना प्रोडक्शन करते हैं, रोज़ाना बेचते हैं और रोज़ाना पैसे कमाते हैं।
अब हो सकता है कि आज आपने एक धंधा शुरू किया, कल भैया आपका ही दोस्त बाजू में बैठ के वही धंधा कर रहा है, तो ऐसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। पहले मार्केट में उस रास्ते पे एक ही व्यक्ति धंधा कर रहा था, जबकि अब दो हो गए, यानी दोनों मिलके धंधा कर रहा था, तो जो ग्राहकी है वो बढ़ जाती है और आपके धंधे पे इसका असर पड़ता है और लाभ कम हो जाता है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख रहे हो कि विश्व कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले 2G था, फिर 3G, अब 4G और कई कई देशों में 5G तक पहुंच चुका है। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी बार बार अपने आप को विकास कर रही है। तो जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी का उत्पादन करते हैं तो अचानक टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है और हमारा उत्पादन कम हो जाता है, बिक्री कम हो जाती है। इस कारण से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर मानव सर्जित जोखिम निहित है, और कुछ जोखिम मानवों के द्वारा भी उठाए जाते हैं। और मानव सर्जित जोखिम जैसे मानव द्वारा किए गए, तो मानव द्वारा हमने देखा कि क्या क्या होता है। आग की दुर्घटना हो सकती है, हमारे कर्मचारी को मतलब हड़ताल पे बैठ सकते हैं, हुल्लड़ उठ सकता है, आपके धंधे में लूटपाट चोरी हो सकती है, ग्राहकों के पसंद में परिवर्तन हो सकती है, या फिर वो अपनी मांग कम कर दे तो मांग में कमी भी हो सकती है। जीवन शैली, रुचि और आदतों में परिवर्तन हो सकता है। कोई आपका प्रतिस्पर्धी आके आपके साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है, या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है। ये सारे के सारे कार्य एक मानव द्वारा होते हैं और मानव सर्जित जोखिम इन्हें कहा जाता है। और अगर कुदरती जोखिम की बात करें, प्राकृतिक जोखिम की बात करें तो सुनामी आ जाती है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान के आगे कौन कब कहाँ टिक पाया है। सुनामी आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, भूकंप आ गया, तो हमारा धंधा ना हम बचा सकते हैं ना कोई और बचा सकता है। ऐसे दुर्घटनाओं को प्राकृतिक जोखिम नहीं थे, अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप जा रहे हो रोड पे और अचानक से धरती फट जाती है और घुस जाते हो अंदर, भूकंप आ जाता है। अचानक से 2 दिन पहले तो सूखा पड़ रहा था, अचानक से सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, पूरा धंधा डूब गया। अचानक से कहीं से तेज़ हवा आई और दुकान का छपरा उड़ा के ले गई, तो तूफान आ गया अचानक। बहुत सारे प्राकृतिक जोखिम भी इसमें निहित है। यह जोखिम धंधे की आय पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जाहिर सी बात है, पहले हम जहाँ पे अधिक मुनाफा कमा रहे थे, अब हम वहाँ पे कम मुनाफा कमा रहे हैं, यानी आय पर विपरीत प्रभाव डालती है, यानी अच्छे मुनाफे को बुरे मुनाफे में कन्वर्ट कर देती है। विविध प्रकार के जोखिम के कारण धंधे द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिनिधि अनिश्चित होता है। यानी किसी दिन आपने 100 कमा लिया तो कभी 150। छोटी रकम मत चुनिए, मैं तो उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। कंपनियां करोड़ों रुपए का नुकसान और करोड़ों रुपए का फ़ायदा करती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आप करोड़ों रुपए का फ़ायदा कर रहे हो तो फ़ायदा लगातार फ़ायदा ही होता हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए अचानक से भगवान का मूड खराब हुआ और आपके वहाँ पे तूफान भेज दिया, तो उस समय आपकी बिक्री नहीं हुई और करोड़ों से आप लाखों में आ गए। यानी धंधे में जो लाभ का रेशियो होता है वो चढ़ता बढ़ता और गिरता जाता है। कभी अधिक लाभ आप कमाओगे तो कभी कम लाभ कमाओगे। धंधे का उद्देश्य लाभ होने पर ही जोखिम के कारण कई बार धंधे में नुकसान भी होता है। तो आपको जिस प्रकार के पता है कि हम धंधा क्यों करते हैं, मात्र और मात्र लाभ कमाने के लिए। तो जब हम लाभ कमाने के लिए धंधा कर रहे हैं तो ये जोखिम होने के कारण हमारा लाभ कम हो जाता है और कम होने के कारण हमें नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, नुकसान करने के लिए तो धंधा शुरू नहीं किया है, फ़ायदे के लिए हमने अपना धंधा शुरू किया है। अब अगला जो मुद्दा है, अगला जो धंधे का लक्षण है वो है दृष्टिगुण का सर्जन। तो दृष्टिगुण का सर्जन, ये सिंपल सी भाषा में समझे तो ये क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर देते हो, समय से पहले उसे वस्तु दे देते हो, ऐसे स्थानों पे वस्तु को पहुंचा देते हो जहां उसका पहुंचना असंभव हो या जहां उसका उत्पादन और वो ना मिलती हो, ऐसी कोई चीज़ आप उसको दे देते हो। इन सभी कार्यों को दृष्टिगुण का सर्जन कहते हैं। यानी आप ऐसा सर्जन कर रहे हो कि उसकी सारी मनोकामनाएं आप पूरी कर रहे हो और दृष्टिगुण का सर्जन कर रहे हो। चलिए इसे पढ़ते हैं। वस्तु अथवा सेवा की उपयोगिता द्वारा अपने
उपयोगकर्ताओं को यानी कस्टमरों को संतुष्ट करना अर्थात दृष्टिगुण का सर्जन। स्थान और समय इन तीनों प्रकार से दृष्टिगुण का सर्जन होता है। वस्तु या सेवा अपने उपयोगकर्ता, जो आपका उपयोग करता है, जो कस्टमर है, उसको आप संतुष्ट कर देते हो कि ठीक है भाई, तूने वस्तु खरीदी है तो वो बेस्ट वस्तु है, कीमत भले तूने ज़्यादा दी है, उचित समय पे और उचित स्थान पे, यानी जहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ पे भी हमने पहुँचा दिया, तो हम दृष्टिगुण का सर्जन कर रहे हैं। कच्चे माल का तैयार माल में रूपांतरण हो और उसे उपभोग योग्य बनाया जाए अर्थात स्वरूप दृष्टिगुण का स्वरूप सर्जन होता है। कोई कच्चा माल हमने खरीद लिया, मान लीजिए कोई कपड़ा हमने खरीद लिया और उससे हमने ड्रेस बनाए और उस ड्रेस को उचित स्थान पर ले जाके उचित कीमत पर बेच दिया, यानी हमने दृष्टिगुण का सर्जन किया। अब माल के उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक ले जाए अर्थात स्थान दृष्टिगुण सर्जन हुआ। सबसे पहले तो स्वरूप दृष्टिगुण सर्जन मतलब समझिए, कोई कच्चा माल है उसको हमने कोई वस्तु बना दिया, यानी उसका स्वरूप हमने चेंज कर दिया, यानी कोई कपड़ा लिया उसमें से ड्रेस बना दिया, तो हमने क्या किया, उसका स्वरूप चेंज कर दिया, तो उसे कहेंगे स्वरूप दृष्टिगुण का सर्जन। अब हम किसी वस्तु को ऐसे स्थल से खरीदते जहाँ उसका उत्पादन हो रहा हो या जहाँ से वो उग रही हो या जहाँ से हम उसे ले सकते हो, तो ऐसे स्थान से हम उसे वहाँ तक ले जाए जहाँ वह मिलती नहीं हो और वहाँ जाके हम उसे बेचें, तो स्थान परिवर्तन हुआ और स्थान दृष्टिगुण का सर्जन यहाँ पे होता है। अब समय दृष्टिगुण सर्जन की अगर बात करें तो माल की आवश्यकता न होने पर उसका संग्रह करना आवश्यकता के समय पूर्ति की जाती है, तब समय दृष्टिगुण का सर्जन होता है। यानी अचानक से मांग उत्पन्न हो गई और किसी व्यक्ति को अचानक से उस वस्तु की ज़रूरत आन पड़ी और समय नहीं है बिल्कुल, किसी भी समय, यानी आप देखोगे कि आम का सीज़न चल रहा है तब तो हमें आम का रस देखने को मिलता है, पर जब सीज़न चला जाता है तब भी हम आम रस, वो कैटरीना कैफ आम की बोतल लेके हमको बोलती है कि आम खरीदो, आम का रस पियो, तो अचानक समय परिवर्तन करके भी उस वस्तु को आप तक पहुंचाया जाता है, तो उसे कहते हैं समय दृष्टिगुण का सर्जन। तो 3 प्रकार के दृष्टिगुण के सर्जन, सबसे पहले स्वरूप सर्जन जिसमें स्वरूप बदला जाता है वस्तु का और आपको बेचा जाता है। स्थल दृष्टिगुण का सर्जन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो वस्तु लाके आप तक पहुंचाई जाती है और आपको बेचा जाता है, उसे स्थान दृष्टिगुण का सर्जन कहा जाता है। माल की आवश्यकता ना हो यानी समय अनुसार आपको कोई और समय चल रहा हो और सीजन दूसरा चल रहा हो और उस सीजन की वस्तु आपको मिल जाए, उसे समय दृष्टिगुण का सर्जन कहते हैं। इसके बाद जो धंधे का लक्षण है वो है निरंतर प्रवृत्ति है। धंधा एक निरंतर प्रवृत्ति है। कौन चाहेगा कि आपका धंधा बंद कर दो फिर शुरू करो, फिर 2 महीने बंद रखो फिर 2 महीने शुरू करो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको निरंतर लाभ कमाना है तो यह निरंतर प्रवृत्ति आपको करनी पड़ेगी, धंधे को निरंतर चला के आपको रखना पड़ेगा। तो धंधा एक निरंतर प्रवृत्ति है, अर्थात कि काफ़ी अधिक समय हो चुका है, फिर भी थोड़ा इन 3 पॉइंट को पढ़ के हम इसके बाद बंद करते हैं। एक निरंतर प्रवृत्ति है यानी धंधा नियमित रूप से और निरंतर चलता ही जाता है, रुकता नहीं। रोज़ आपको इस पे मेहनत करनी है, चीज़ें खरीदनी है, चीज़ें बेचनी है, चीज़ें बनानी है, निरंतर प्रवृत्ति है। धंधा निरंतर चलने वाली आर्थिक प्रवृत्ति है, जाहिर सी बात है आर्थिक प्रवृत्ति और निरंतर चलने वाली भी है। व्यापारी लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय क्रिया सतत करता है। कोई व्यापारी लाभ कमाना है उसे तो खरीदता है और बेचता है, खरीदता है बेचता है, लगातार वो ये काम करता है, जब तक उसको लाभ मिलता रहता है ये काम करता ही जाता है, ये काम कभी भी नहीं रुकता। परंतु उत्पादक या व्यापारी अपने रहने के लिए मकान निर्मित करे और बाद में मकान विक्रय करके लाभ प्राप्त करे तो इसे धंधा नहीं कह सकते। अब मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपने धंधे में से पैसे कमा के अपने लिए एक घर बनाया, उस घर को मैंने 4 साल तक मैं उसमें रहा, मैंने उसका उपयोग किया, फिर 5वें साल मैं उसे बेच देता हूँ, तो इसे धंधा नहीं कहेंगे, इसे आर्थिक प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, इसे आर्थिक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता, यह एक धंधा नहीं है।
क्योंकि उसके लिए मकान का क्रय विक्रय नियमित या निरंतर प्रवृत्ति नहीं है। सही बात है, क्या मैं रोज़ रोज़ मकान बेचूंगा, रोज़ रोज़ खरीदूंगा, यही काम बचा है मेरे पास, तो यह मेरे लिए कोई निरंतर प्रवृत्ति नहीं है और इसलिए इसे धंधा नहीं कहा जा सकता। धन की आवश्यकता, अब भैया धन की आवश्यकता तो आपको पढ़नी है और ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आपने शुरू क्या किया है, आपने धंधा शुरू किया है। धंधा शुरू किया है तो धन ज़रूरी है, पैसा लगाना पड़ेगा, चीज़ें लानी पड़ेगी, चीज़ें बेचनी पड़ेगी और फिर पैसा कमाना पड़ेगा। तो धंधे के लिए प्रारंभ से अंत तक हमेशा धन की आवश्यकता होती है। कारखाने में कच्चा माल हम खरीदते हैं, फिर तैयार माल उत्पादन करने के लिए भी पैसा लगता है। व्यापारी को माल खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पैसा बहुत ज़रूरी है, यानी धन की आवश्यकता होती है और होती ही है। आर्थिक प्रवृत्ति, जाहिर सी बात है धंधा एक आर्थिक प्रवृत्ति है, आर्थिक प्रवृत्ति का एक प्रकार है, तो आर्थिक प्रवृत्ति तो होना ही होना है। धंधा धन के उत्पादन द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली आर्थिक प्रवृत्ति है। धन को उत्पन्न करने के उद्देश्य से, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है धंधा, इसलिए वो आर्थिक प्रवृत्ति है। आपने अब तक इसके 7 पॉइंट देखे, एक बार फिर से जल्दी जल्दी उन 7 लक्षणों के बारे में बात कर ले। लाभ का उद्देश्य, तो धंधा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। वस्तु और सेवा का विनिमय, वस्तु या सेवा को बेच के उसका विनिमय करके धंधा किया जाता है, वो दूसरा लक्षण था। तीसरा जो लक्षण है वो जोखिम और अनिश्चितता है। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी चोरी हो सकती है, कभी भी आग लग सकती है। अनिश्चितता है और जोखिम तो उठाना ही आपको पड़ेगा। दृष्टिगुण का सर्जन, यानी कि स्थल, स्थान या समय के जब वो वस्तु हो ही ना फिर भी आप उसको पहुंचा दे रहे हो, या उसके स्वरूप में परिवर्तन करके आप अच्छे से अच्छा कार्य करके लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उसे दृष्टिगुण का सर्जन कहते हैं। 5वां जो पॉइंट था वो धंधा एक निरंतर प्रवृत्ति है, हमेशा चलती जाएगी, रोज़ रोज़ आपको इस पर कार्य करना है, कभी भी ये बंद होने वाली नहीं है। धंधे में धन की आवश्यकता रोज़ पड़ेगी, आपको रोज़ धन लगाना पड़ेगा, रोज़ धन कमाना पड़ेगा, इसलिए धन की आवश्यकता तो आपको इसमें रहेगी और रहेगी। आर्थिक प्रवृत्ति है, धंधा क्या है, धंधा एक आर्थिक प्रवृत्ति है। आर्थिक प्रवृत्ति का प्रकार है तो आर्थिक प्रवृत्ति है। यह 7 मुद्दे आपने आज सीखे, आशा है ये 7 के 7 मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे। घर पे इसका एक बार वापस से रिवीजन कीजिएगा और 7 मुद्दे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में हम धंधे के उद्देश्यों के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।